वेलकम बैक। इस सीरीज में आज फिर से आपका स्वागत है। आज का डिस्कशन का टॉपिक है वो है टॉर्क इक्वेशन इन डीसी मोटर। ये पूरे वीडियो में अलॉन्ग विद द एनिमेशंस और डिटेल नोट्स हम टॉर्क इक्वेशन के बारे में सीखने वाले हैं। सो स्टे ट्यून्ड टिल द एंड एंड वन मोर थिंग, अगर आप थ्रू आउट सीरीज फॉलो कर रहे हैं, उसमें अगर आपको कोई डाउट कंफ्यूजन, डोंट फॉरगेट टू डू कमेंट बिलो। आई विल ट्राई माय बेस्ट टू हेल्प यू इन द बेस्ट पॉसिबल वे। नमस्ते एंड वेलकम टू द निहार एकेडमी। मैं हूं सुरभि दवे। इंजीनियरिंग, मैथ्स एज वेल एज फिजिक्स के लेटेस्ट अपडेट के लिए डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब एंड शेयर विथ योर फ्रेंड्स। चलिए आज की जर्नी की ओर आगे बढ़ेंगे। तो सबसे पहले हम एनिमेशंस के थ्रू एक थियरी जाननी है जिसकी वजह से हम टॉर्क इक्वेशन को इजीली समझ पाएंगे। तो सबसे पहले मैं परमानेंट मैग्नेट लूंगी। तो ये जो परमानेंट मैग्नेट है उसके द्वारा ऑफ कोर्स जो फील्ड क्रिएट होता है वो नॉर्थ से स्टार्ट होगा, साउथ की तरफ आएगा। अब मैं ले रही हूं एक कंडक्टर, ये पूरा आर्मेचर को रिप्रेजेंट कर रहा है, बट इजी अंडरस्टैंडिंग के लिए मैंने एक ही कंडक्टर लिया और उसमें मैंने साइन की है क्रॉस। तो यहाँ पे हम एम्पियर का राइट हैंड रूल लगाएंगे कि हमारा जो राइट हैंड है उसका जो थंब है वो हमें अपनी मोबाइल और जो लैपटॉप जहाँ पे आप देख रहे हो उसकी स्क्रीन की तरफ आपको रखना है। जो आपकी हाथ की जो फिंगर्स रेस्ट ऑफ द होगी वो आपको इंडिकेट करेंगी डायरेक्शन ऑफ द मैग्नेटिक फील्ड। वन मोर टाइम आई रिपीट, राइट हैंड लेना है, राइट हैंड का जो थंब है उसको आपको स्क्रीन की तरफ रखना है। जो आपकी हाथ की फिंगर होगी वो आपको इंडिकेट करेंगी डायरेक्शन ऑफ द मैग्नेटिक फील्ड। तो ये रेड लाइन है वो हमें डायरेक्शन ऑफ द मैग्नेटिक फील्ड जो हमारी फिंगर्स है वो इंडिकेट कर रही है। अगर आप डॉट कन्वेक्शन यूज करते तो आपको थंब राइट हैंड का है वो अपनी तरफ रखना है और आपका हाथ का जो फिंगर्स रेस्ट ऑफ द है राइट हैंड की वो आपको इंडिकेट करेंगी डायरेक्शन ऑफ द मैग्नेटिक फील्ड। तो यह है डॉट और क्रॉस कन्वेक्शन इन ऑर्डर टू नो द डायरेक्शन ऑफ द मैग्नेटिक फील्ड। पर यहाँ पे मैंने क्रॉस लिया है तो आपको राइट हैंड का फिंगर है वो स्क्रीन की तरफ रखना है, डन। और आपकी जो फिंगर है राइट हैंड की वो इंडिकेट करेंगी डायरेक्शन ऑफ द मैग्नेटिक फील्ड। चलिए अब ये जो कंडक्टर है उसको मैं ये परमानेंट मैग्नेट के फील्ड में रखने जा रही हूँ। तो अब इसका कॉन्सिक्वेंसेस क्या होगा कि ये जो मेन फील्ड है और ये जो कंडक्टर है उसकी फील्ड है वो दोनों का इंटरेक्शन की वजह से जो हमारी मेन फील्ड है उसकी जो डायरेक्शन है उसमें स्लाइटली बेंडिंग आएगा। जो आप फिगर में राइट हैंड साइड देख रहे हो कि हमारा जो कंडक्टर है जैसे ही मैंने उसमें रखा तो हमारी जो राइट साइड की जो मैग्नेटिक फील्ड लाइन है उसमें बेंडिंग आया, बिकॉज ये कंडक्टर की प्रेजेंस की वजह से। अब ये जो मैग्नेटिक फील्ड थी लाइन थी वो तो स्ट्रेट थी, डन। ये कंडक्टर की वजह से वो बेंड हुई। अब वो क्या होगी, वो अपनी ओरिजिनल पोजीशन में आने की ट्राई करेंगी, मीन्स वो फिर से स्ट्रेट होने की कोशिश करेगी। तो क्या होगा, ये जो कंडक्टर है उसको धक्का लगेगा, बिकॉज कंडक्टर रखा तो वो बेंड हुई। अब वो बेंड हुई वो स्ट्रेट होने की कोशिश करेगी तो कंडक्टर को धक्का लगेगा लेफ्ट हैंड साइड डायरेक्शन में, डन। तो अब ये कॉन्सेप्ट को मुझे मोटर में कैसे इंप्लीमेंट करना है कि मोटर में तो कलेक्शन ऑफ कंडक्टर्स होंगे ना। जो आर्मेचर है उसमें हम बार की तरफ स्लॉट रखेंगे, स्लॉट के अंदर हम वाइंडिंग को प्लेस करेंगे, डन। अब ये आर्मेचर है उसको हम परमानेंट मैग्नेट के फील्ड में रखेंगे, डन। सेम थ्योरी यहाँ पे होगी कि जैसे ही हम आर्मेचर को ये मेन फील्ड में रखेंगे तो जो मेन फील्ड है वो अपनी पोजीशन में एडजस्ट होने के कारण ये जो आर्मेचर कंडक्टर है उस पर फोर्स लगाएगी। तो हमारा जो आर्मेचर कंडक्टर है वो एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में घूमना शुरू करेगा, डन। फोर्स ये डायरेक्शन में जो हमने प्रीवियसली एनिमेशन में दिखा है वही यहाँ पे लागू होगा, पर यहाँ पे आर्मेचर पे हमने कंडक्टर को रख के फिक्स कर दिया है तो इसलिए वो पर्टिकुलर डायरेक्शन में रोटेट होगा। तो यहाँ पे वो एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में रोटेशन लेगा। अब यहाँ पे ये जो फोर्स है उसका अमाउंट अगर आपको जानना है तो उसके लिए फॉर्मूला है F इक्वल टू BIL न्यूटन, जहाँ पे B है वो है वैल्यू ऑफ द फ्लक्स डेंसिटी, जो I है वो है करंट जो पास होता हुआ कंडक्टर में से है उसकी वैल्यू, और L है वो है कंडक्टर की लंबाई। अगर आपको ये फोर्स के डायरेक्शन के बारे में इंफॉर्मेशन जाननी है तो आप फ्लेमिंग्स के लेफ्ट हैंड रूल को यूज कीजिए। फ्लेमिंग्स का लेफ्ट हैंड रूल क्या है कि हमें अपना लेफ्ट हैंड लेना है और लेफ्ट हैंड का जो हमारी फोर फिंगर जो पहली फिंगर है उसको हमें मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन में रखनी है, मीन्स नीचे की तरफ। तो हमारा जो थंब है वो हमें इंडिकेट करेगा फोर्स, डन। तो फोर्स ऑफकोर्स आपको लेफ्ट हैंड साइड तक देखने को नजर आएगा, ठीक है। चलिए अब इक्वेशन की ओर आगे बढ़ेंगे। ये जो आर्मेचर है उसका रिप्रेजेंटेटिव है, डन। उसकी रेडियस मैंने आर ले ली
उस पर जो फोर्स लग रहा था, जो लेफ्ट साइड था, तो उसको F। अब मुझे टॉर्क का इक्वेशन लिखना है, तो टॉर्क की इक्वेशन क्या है, तो कि टॉर्क T इक्वल टू फोर्स इनटू डिस्टेंस R। डन। और ये एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में घूमेगा। अब ये जो आर्मेचर है वो एक रोटेशन कंप्लीट करे तो कितना डिस्टेंस कवर करेगा, तो कि 2 पाई R जितना। व्हाट इज 2 पाई R? पेरीमीटर ऑफ द सर्कल। मीन्स वो एक रोटेशन कंप्लीट करे तो सर्कल के पेरीमीटर जितना डिस्टेंस उसने कवर किया बोला जाएगा। और उसके लिए उसको जो टाइम लगेगा वो होगा 60/n सेकंड। तो सबसे पहले हम वर्क डन के बारे में सीखेंगे कि वर्क डन इक्वल टू फोर्स इनटू डिस्टेंस। तो यहाँ पे फोर्स की अमाउंट है हमारे लिए F और डिस्टेंस कितना कवर किया, 2 पाई R। अब हमने ऊपर ही सीखा कि F इंटू R की जगह हम T लिख सकते हैं, तो यहाँ पे 2 पाई एज इट इज। और वर्क डन की जो फॉर्मूला है उसमें मैं F इंटू R की जगह लिख दूंगी T। सो आंसर वुड बी 2 पाई T। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। पहले स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा बिकॉज फ्यूचर रेफरेंस के लिए ये जरूरी है। अब हम पावर का इक्वेशन डिराइव करेंगे कि पावर इक्वल टू वर्क डन अपॉन टाइम। वर्क डन फिलहाल हमने डिराइव किया 2 पाई T, टाइम हमें लिखा था 60/n सेकंड। अब डिनोमिनेटर का डिनोमिनेटर न्यूमरेटर में, सो 2 पाई Tn अपॉन 60 जो हमें आंसर मिलेगा। अब जो पावर डेवलप होता है आर्मेचर में उसकी भी फॉर्मूला है EB इंटू IA। ऊपर जो मिला वो मैकेनिकल पावर डेवलप, ये हमें अंदर पावर डेवलप होता है वो मिला। दोनों पावर डेवलप ही है तो दोनों को हम सामने सामने कंपेयर कर लेते हैं कि EBIA इक्वल टू 2 पाई Tn अपॉन 60। यहाँ पे हम टॉर्क इक्वेशन के बारे में बात कर रहे हैं तो यहाँ पे टॉर्क को मैं फॉर्मूला का बना दूंगी हेड। तो 60 जो डिनोमिनेटर में है वो सामने की तरफ जाएगा तो न्यूमरेटर में, सो EBIA इंटू 60 इक्वल टू 2 पाई Tn। और 2 पाई मल्टीप्लीकेशन में सामने की तरफ जाएगा तो वो डिवीजन में। सो ये हमें इक्वेशन मिला टॉर्क का। पर यहाँ पे हम जो बेक EMF है उसकी वैल्यू पुट करेंगे। डन। तो पहले स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। अब आगे हम ये जो EB है यहाँ पे टॉर्क इक्वेशन में, वहां पे हम ZP फाइन अपॉन 60 है जो बेक EMF की फॉर्मूला है उसको वहां पे हम पुट करेंगे। सो अल्टीमेटली जो टॉर्क का आंसर आएगा वो आएगा ZP फाइन अपॉन 60 है IA इंटू 60 अपॉन 2 पाई n। अब 60 है वो नीचे शिफ्ट हो जाएगा तो ZP फाइन IA इंटू 60 अपॉन में 60 है इंटू 2 पाई n। अब फाइनली जो हमारा इक्वेशन बनेगा उसमें सबसे पहले नीचे 1 अपॉन 2 पाई। क्यों? क्योंकि n कट 60 कट बस, तो हमें यहाँ पे 1 अपॉन 2 पाई पहले लिखा, बाद में ZP5 अपॉन A लिखा। डन। और बाद में ऊपर बचा IA तो मैंने IA लिखा। तो यह है हमारा फाइनली टॉर्क का इक्वेशन। और टॉर्क का यूनिट है वो है न्यूटन इंटू मीटर। अगर आपको टॉर्क का रिप्रेजेंटेटिव देन आपको केजी मीटर लेना है तो इंटू 1 अपॉन 9.81 कर देना है, तो हमें जो टॉर्क की वैल्यू है वो केजी इंटू मीटर में मिलेंगी। तो ये था अल्टीमेटली टॉर्क इक्वेशन फॉर द डीसी मोटर। चलिए और आगे बढ़ते हैं। तो हमें जो जानना है वो है नेट टॉर्क जिसको हम यूजफुल टॉर्क बोलते हैं और टॉर्क एट शाफ्ट भी जानते हैं। तो ये क्या है, तो कि हमें जो अगला जो इक्वेशन में से टॉर्क मिला वो था ग्रॉस टॉर्क मींस ओवरऑल टॉर्क। उसमें से हमें फ्रिक्शन और जो विंटेज लॉसेस है उसको माइनस करना होता है। बाद में जो हमें जो मिलता है उसको हम बोलेंगे यूजफुल टॉर्क और नेट टॉर्क और शाफ्ट टॉर्क हम बोल सकते हैं। चलिए और आगे बढ़ते हैं। ये था हमारा टॉर्क का इक्वेशन। तो यहाँ पे अब अच्छे से नोटिस करो तो 2 पाई तो ऑफ कोर्स कांस्टेंट दिख ही रहा है, बट Z है, P है, फाई है, A है, ये सारे टर्म भी कांस्टेंट है बिकॉज जब हम डिजाइन करेंगे तब नंबर ऑफ पोल्स भी फिक्स कर देंगे। नंबर ऑफ कंडक्टर्स इन आर्मेचर वो है Z, वो भी फिक्स कर देंगे। फ्लक्स तो परमानेंट मैग्नेट है तो वो भी फिक्स। देन नंबर ऑफ पैरेलल पाथ्स इन आर्मेचर लेफ्ट बाउंड और वेव बाउंड वो भी फिक्स कर लेंगे तो वो भी फिक्स। देन 2 पाई तो कांस्टेंट है ही। तो अल्टीमेटली कौन सी 2 टर्म बची, फाई एंड आई। तो हम ये बोल सकते हैं कि जो टॉर्क की वैल्यू है वो फ्लक्स और आर्मेचर करंट के ऊपर निर्धारित रखती है। देन नो डाउट आपको सर्टन चेंजेस कर सकते हो जब आप डिजाइन कर रहे हैं तब कि आप लेफ्ट बाउंड और वेव बाउंड दोनों में से चूज कर सकते हो कि वेव बाउंड है उसमें हमें पता है कि आर्मेचर का पैरेलल पाथ कितने होते हैं 2 फिक्स,
तो उसमें हमें टॉर्क है वो ज़्यादा मिल सकता है। तो आप जब डिज़ाइन पहले करते हो मोटर की तब ये कंसिडरेशन सब ले सकते हो। डन। बट फाइनली जब एक बार मोटर डिज़ाइन हो गई, बाद में तो हमें दो ही फैक्टर पिक्चर में आने हैं, एक है फ्लक्स और दूसरा है आर्मेचर करंट। ये दो ही डिसाइड करेंगे कि हमें टॉर्क की वैल्यू कितनी मिलेगी। वंस अगेन, thank you for the watching and don't forget to subscribe and share with your friends.